नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से मैंने बताया था कि इस हफ्ते बुधवार को हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर या पेट्रोल टू व्हीलर के बारे में। कंपैरिजन करेंगे कि आखिर हमारे को कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। तो अपन उस बारे में बातचीत चालू करें उसके पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पांस दीजिए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर मैं वापस जाऊं, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो रविवार का एपिसोड है, जो वीकेंड एपिसोड है, जिस दिन हम सभी को थोड़ी फुर्सत होती है संडे के कारण, उस दिन हम बात करने वाले हैं उन नौजवानों से जिनको अभी अभी नौकरी लगी है, यानी जो अभी अभी उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया है, जिनको खरे या सही मायनों में फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है, जिन लोगों के पास में अब पैसा आ गया है, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं और उनको फंड मैनेजमेंट या पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में हम अगले हफ्ते यानी रविवार को बात करेंगे। दोस्तों, मैं वापस अपने सब्जेक्ट पर आता हूं कि आखिर हमारे को पेट्रोल व्हीकल लेना सही रहेगा इस वक्त या इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर की बात है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने YouTube के ऊपर में उस विषय के ऊपर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से इसके पहले बहुत से आर्टिकल या बहुत से कंपैरिजन स्टेटमेंट आप लोगों ने देख रखे होंगे। तो मेरे अगर YouTube चैनल तक आप पहुंचे हैं, YouTube पेज तक आप पहुंचे हैं, तो उसके पहले बहुत से जगह में आपने कंपैरिजन इस विषय के ऊपर में देख लिया होगा और शायद आपने जो ओवरऑल में जो रिकमेंडेशन उनके कंपैरिजन से निकल के आ रही है या जो उस एनालिसिस का कंक्लूजन आ रहा है, उससे समझ में आता है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने का ही रिकमेंडेशन सारे एनालिस्ट कर रहे हैं। तो उस विषय के ऊपर मैं और ज़्यादा मैं कंपैरिजन या स्टेटमेंट दे करके और ज़्यादा उस बात को डिटेल में जा करके उसके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल, मैं जिस विषय में बात करना चाहूँगा उस विषय के ऊपर में शायद इसके पहले या इसके अलावा किसी ने बात नहीं की होगी। दोस्तों, जो एक टू व्हीलर है, जैसे पेट्रोल की हो गया या इलेक्ट्रिक की हो गया, तो जैसे अभी देखिए, अगर इतने एनालिटिकल डाटा बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही बेटर है या कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है और अपने सर्वाइवल के लिए या कॉस्ट सेविंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल और मटेरियलिस्टिक है, तो इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ या हम देखते हैं सभी लोग कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के शोरूम में शायद भीड़ है थोड़ी बहुत या कम ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल के भी व्हीकल उतने ही फ्लो में, उतने ही रेशो में बिक रहे हैं जितने कि इलेक्ट्रिकल। शायद इलेक्ट्रिकल अभी भी कम ही है, लेकिन पेट्रोल के भी व्हीकल में मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि आखिर जब इतने एनालिसिस अवेलेबल रिकमेंड कर रहे हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहिए, फिर भी अगर पेट्रोल व्हीकल, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में अगर कोई भी पेट्रोल व्हीकल मैं लेता हूँ, चाहे किसी भी मेकर्स की बात करूँ, तो लगभग 1 लाख रुपए की है। अब 1 लाख रुपए की कोई गाड़ी अगर लेगा तो निश्चित है कि वो कम से कम उसको 10 साल तो यूज़ करेगा। मान लीजिए कि उसने 10 साल यूज़ किया और 50,000 किलोमीटर चलाया, फॉर एग्जांपल मैं 50,000 किलोमीटर में एक एवरेज मान करके चलता हूं कि उसकी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर का एवरेज वो उस गाड़ी को देगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर मैं 100 रुपये लीटर का अगर आज की डेट का दाम अगर मैं पेट्रोल का लेकर के चलता हूं तो 100 रुपये के हिसाब से लगभग 50,000 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए उसको 2 रुपया खर्चा आ रहा है। उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए उसको टेंटेटिव 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। ये तो मैं आज अगर खरीदते हैं तो की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा 50,000 किलोमीटर के चलने के लिए पेट्रोल अगर मैं आज की डेट में, लेकिन अब चूंकि 10 साल के लिए खरीद रहे हैं तो ये समझ में आता है कि जिस तरीके से 10 साल पहले से आज के पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, महंगा हुआ है पेट्रोल, जिसकी वजह से आज एक इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन पैदा हुआ है। ऑप्शन तो बहुत सारे पैदा हुआ है, CNG PNG बहुत सारे हैं, लेकिन अपन सिर्फ टू व्हीलर की बात कर रहे हैं करके अपन सिर्फ एक कंपैरिजन इसका और उसका करेंगे, यानी अपन एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। तो जैसे अभी अगर अपन ने देखा कि तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों को रफली 1 लाख रुपए लगने वाला है अगर आज की डेट की बात करें तो ये 1 लाख रुपए जो हमने आज डीलर को दे दिया है और प्लस 1 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल, क्योंकि हम 10 साल के लिए ले रहे गाड़ी, कोई ऐसा साल 2 साल के लिए तो इतनी महंगी की गाड़ी लेगा नहीं, चलो ले भी लिया और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पसंद आ गई,
तो उस समय अगर मैं बेचने के लिए भी जाने की सोचता हूँ, मेरी 1 लाख रुपए की जो मैंने इतने मेहनत से पैसे कमाए हुए पैसे से खरीदी थी, और दूसरी बात यानी मेरा पसंदीदा मॉडल था वगैरह वगैरह, तो मैं उसको इतने सस्ते में तो सेकंड हैंड दूंगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं मैं अच्छी कीमत की अपेक्षा करूंगा, जो कि 2-3 साल बाद में जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रिकमेंडेशन सबकी तरफ से जा रही है, प्लस यूजर भी सभी बता रहे हैं कि वो सस्ती भी पड़ रही है, तो इन सब कंपैरिजन से दिख पड़ता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर के सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल आगे जाके पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाली है। और शायद गवर्नमेंट वगैरह की पॉलिसीज भी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करती है कि वो लोग भी जिस तरीके से पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है, उसके कारण से जो इकोनॉमी के ऊपर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के चलते में कहीं हद तक उन लोग भी इस मूड में ही है कि लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ऑप्ट करें बजाय कि पेट्रोल के। तो इन सब एनालिसिस से समझ में आता है कि 2-3 साल बाद में अगर मेरे पास में आज जो मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ वो सीधा का सीधा जीरो कॉस्ट होने वाला है, तो इतना बड़ा एक रिस्क। दूसरा रिस्क ये कि मैं अगर चलिए 10 साल ईमानदारी से चलाता भी हूं, तो 10 साल चलाने के लिए या 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए मेरे को जो फ्यूल लेना पड़ेगा, पेट्रोल लेना पड़ेगा, उसके लिए जो मेरे को रिकरिंग कॉस्ट हर हफ्ते हर 2-3 दिनों में जो मेरे को भरने वाला, जो कि डायरेक्टली मेरे जेब से जाने वाली है, तो ये दोनों ही चीजों को करने की जरूरत इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऑप्शन में नहीं पड़ती है। हाँ, ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के आज कुछ लोग जो एक माहौल बनाए हुए हैं, या सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिखता भी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपैरेटिवली महंगी है, क्योंकि उसके वजन के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें बाकी तो कुछ नहीं है, एक बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, जो कि बोल रहे हैं कि बहुत महंगी है, तो होगी भी महंगी। जिस हिसाब से लिथियम का रेट चल रहा है पर टन का, तो दिखता है कि लिथियम आयन बैटरी महंगी रह सकती है। मेरे ख्याल से जो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो कॉस्ट है उसमें से 50% कॉस्ट तो सिर्फ उस बैटरी की है। तो चलो ये एक बात हो गई, अपन ने पेट्रोल की बात कर लिया, और दूसरी बात अपन ने ये कर लिया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर में। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल बैटरी का जो कंपैरिजन है, तो जहां हम 50,000 किलोमीटर चलाने के लिए पेट्रोल में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा करने वाले थे, वहां पर अगर हमारी गाड़ी ने, मान लीजिए बहुत अच्छे अच्छे दावे कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोपेड मैन्युफैक्चरर, लेकिन मैं रफली अगर 100 किलोमीटर का ही अगर एक फुल चार्ज का अगर मैं एक 3 यूनिट के लगभग का अगर कंज्यूम करके अगर फुल चार्ज होती है बैटरी, तो उसके ऊपर के हिसाब से अगर मैं 100 किलोमीटर का भी एवरेज पकड़ूं, तो टेंटेटिव हर स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो भी यूनिट का रेट है उसके हिसाब से लगभग 5,000 से 6,000 रुपए के रेट में वही काम हो जाने वाला है जो पेट्रोल की गाड़ी में 1 लाख रुपए में लगता है। तो ये जो एक कंपैरिजन है, ये डायरेक्टली बता रहा है कि हमारे को इलेक्ट्रिकल की तरफ में जाना चाहिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ये गाड़ी की कॉस्ट अपने आप ही हमारे को जीरो हो जाएगी, हमारे को एडिशनल कॉस्ट नहीं पता लगेगा। और हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिकरिंग का जो हर महीने हर हफ्ते हर दिन हमारे को जो पेट्रोल का पैसा और पेट्रोल पंप जाने का झंझट लगा रहता था, यहाँ पे सीधा सीधा एक लिथियम आयन बैटरी डली हुई है, जिसमें हमारे को डीलर ने गाड़ी देने के समय ही पेट्रोल फ्यूल करके दे दिया है कि हमारे को जितनी भी वारंटी दे, वो लोग 3 साल की बैटरी की वारंटी दे या 5 साल की दे, वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है, लेकिन जितने दिनों तक की वो वारंटी देगा उतने दिनों तक के हमारे को अब एडिशनली इसमें कुछ नहीं करना है, ना पेट्रोल डलाना है, ना ऑयल डलवाना है, ना कुछ कराना है। साथ ही यहाँ पर इस प्रकार के जैसे पेट्रोल इंजन में आईसी इंजन वगैरह वगैरह जो 2 स्ट्रोक BS4 BS6 वगैरह वगैरह जिस प्रकार की भी उसमें इंजन की टेक्निक थी या है, वो टेक्निक के लिए जो मेंटेनेंस लगता है, रिकरिंग कॉस्ट लगता है, पीरियडिक सर्विसिंग वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ों का भी कॉस्ट वहाँ पर न के बराबर रहेगा। तो ये 2-3 बेनिफिट तो बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ में जाना आज की डेट में बेटर है। लेकिन इतना हड़बड़ी हमको करना यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा अभी ये तो सारे एक प्लस पॉइंट हो गए इलेक्ट्रिकल को लेकर के, और सारे के सारे निगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया आपको पेट्रोल के बारे में लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से अभी और आगे की पिक्चर अगर मैं देखूं, जैसे देखिए एक इंडिया की एक फेमस एंटरप्रेन्योर है निमिषा वर्मा, वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने एक एलोवेरा से चलने वाली एक इलेक्ट्रिकल बैटरी निकाली है, और उसका प्रोटो भी शायद वो लोग दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक की आ जाएगा। तो उनकी वो एक प्रोसेस है कि हम
बिल्कुल ग्रीन एनर्जी की तरफ में जाएंगे। प्लस और कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि लिथियम आयन की जगह के ऊपर में सोडियम आयन बैटरी का। तो सोडियम आयन बैटरी आने से जो अभी 50-50 का रेशियो चल रहा है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल में 50% की होल्डिंग लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट की होती है, वहां पर ये जो कंपैरिजन है वो सीधा सीधा 25% पे आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कि एलोवेरा के बारे में थोड़ा दूर की बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं आप, तो मैं अगर सोडियम आयन की ही बात करूं तो भी से हमारी जो आज की कॉस्ट है वो लगभग 100 रुपए में से जो 50 रुपए लिथियम आयन है वो 25 रुपए पे आ जाएगी। और जब वो 25 रुपए पे आएगी तो डेफिनेटली हमारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो ये जो फेज है जिसके बारे में अभी बातचीत चल रही है या कंफ्यूजन है, तो मेरी सभी से एक सलाह बोलूं या रिकमेंडेशन बोलूं कि अभी हमारे को ना तो पेट्रोल की तरफ में बहुत एग्रेसिवली बहुत महंगी गाड़ी लेकर के जाना चाहिए और ना ही इलेक्ट्रिकल में बहुत महंगी गाड़ी, क्योंकि उसमें भी कॉपी R&D चल रही है, बहुत कुछ सेफ्टी को लेकर के कंसर्न्स है और कुछ कॉस्ट को लेकर के कंसर्न्स है। तो ये सब चीजें कहने का मतलब ओवरऑल में जो मोपेड इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो पूरी तरह से रीशफलिंग के फेज से गुजर रही है, जहां पर ये प्रिडिक्ट कर पाना कि पेट्रोल ही सही रहेगा या इलेक्ट्रिकल ही सही रहेगा, इस प्रकार का फेज अभी नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत जरूरी है तो अभी अगर बहुत लेना जरूरी है और उस जरूरत में अगर आपको सिटी राइडिंग है, मान लीजिए कि जैसे अभी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए कि कोई 60-70 किलोमीटर दूर के किसी शहर में हमारे को किसी काम से जाना है, तो वहां पर आज की डेट में कोई रिकमेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेकर के चले जाओ अगर वहां पे हमारा कोई घर या कोई रिलेटिव वगैरह वगैरह नहीं है तो। क्योंकि वहां पर जो मैं 60-70 किलोमीटर ड्राइव करते हुए जा रहा हूं तो वहां पर जाने के लिए मेरा कोई ना कोई पर्पस होगा, काम होगा, वहां जाकर के मैं इलेक्ट्रिकल का बोर्ड नहीं खोजता घूमूंगा अपना काम छोड़ करके। क्योंकि देखिए अगर बैटरी अगर पूरी डाउन हो गई रहेगी तो उसको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगेगा आपको रिटर्न आने तक के चार्ज होने के लिए। तो ये जो एक पोजीशन है वो चीज़ों के लिए रिकमेंड नहीं करती है। वेयरएज अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी पे से अगर ये काम करने के लिए जाता हूँ तो जगह जगह के ऊपर में पेट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेट्रोल पंप अवेलेबल है, जिसके बदौलत मैं ये बेझिझक मेरे ख्याल से 100-60-70 क्या 100-200-400 किलोमीटर की भी रिस्क में लेने की पोजीशन में हूँ। अगर लेकिन जैसे कि स्टूडेंट्स है जिन लोगों का डेली का 25-30 किलोमीटर का राउंड विद इन सिटी है, यानी 25-30 किलोमीटर में घर से निकलने से लेकर के घर में आने तक का, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सेलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार बोलूँगा कि जो महंगी गाड़ियां हैं उसमें, क्योंकि देखिए प्रूवन जो चीज़ें नहीं हुई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्टिमल जो कॉस्ट है, एक अपन ये समझ सकते हैं कि अपन 2-1 साल 3-1 साल के लिए ही ये पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि जब ये सब चीज़ों का कंक्लूड हो जाए कि पेट्रोल ही चलेगा आगे या इलेक्ट्रिकल ही चलेगा या और कुछ आएगा, जैसा अभी हाइड्रोजन इंजन की भी बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें जब क्लियरिटी आ जाएगी हमारे को मार्केट में, जैसे ओवर अ पीरियड जब हम छोटे थे तब से देख रहे हैं तो आईसी इंजन की ही मोपेड्स आ रही है, तो ये फेज क्या था कि उनको कोई चैलेंज नहीं था, वो पेट्रोल ही से चल रही थी। तो वो फेज जब ये सब राउंड्स ऑफ R&D क्लियर हो जाएगा तो एक फिल्टर हो जाएगा मार्केट की अभी अपने को कौन सी गाड़ी ही चलानी है आगे जा करके। तो ये सब चीज़ें कंक्लूड होने तक के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे को ना तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर करना है, ना हमारे को बहुत ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल के ऊपर में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर में खर्चा करना है। तो हमारे को एक मीडियम रेंज में खर्चा करके चलना है, ताकि हमारा ये 2-3 साल का वक्त जो है वो निकल जाए और हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि यार वो तो फिर से 3 साल या 5 साल बाद में जब बैटरी लेंगे तो वो बहुत महंगी है, वो बैटरी व्हीकल की कॉस्ट की 50% है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो फिर से इतनी महंगी है लेकिन वो फिर से आपको 3-4 साल के लिए फ्यूल चार्ज कर दे रही है। जैसे ये जब आपने ये गाड़ी की डिलीवरी ली थी तो जितना आपको बैटरी करके दिया गया था चार्ज,
उसके कारण से आप ये 50,000 किलोमीटर या जितना भी आप चले हैं इस पीरियड में, तो उसके लिए आपको अलग से पेट्रोल का कॉस्ट नहीं देना पड़ा था। तो सिमिलरली जब यानी फिर से हम एक जब नया बैटरी लेंगे उतने ही कॉस्ट के साथ में, तो वो फिर से हमारे को 3-4 साल 5 साल के लिए गारंटी दे देगी। और ये सब R&Ds जो अलग अलग NGO बोलिए या अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट बोलिए, ये सब जिस प्रकार से इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ये कहीं हद तक के कंट्रोल करेंगे कि इन्वायरमेंट को डैमेज तो करे ही ना, और साथ में ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी हो। तो ये चीज़ों के चलते में भविष्य में जो ये बैटरी आएंगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉस्ट अपने आप कम होती है, प्लस ये जो R&D होगी उसके कारण से भी एक कॉस्ट ऑप्टिमाइज होने वाली है। ये दोनों चीज़ें हमारे को दिख पड़ती है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि हम लोग यहाँ से एक कंट्रोल वे में चले, अपनी यूटिलिटी को प्रॉपरली चॉक डाउन करें और उस हिसाब से ही अपने गाड़ियों को सेलेक्ट करें, और इस हिसाब से हम चले कि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा उसमें ना लगे। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करता हूँ।